Hello, Namaste. Welcome to Authors Talk by Trishna, The Vault of Vishnu, Vishnu की तिजोरी, एपिसोड 71 से 75 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आइए सुनते हैं। दिल्ली से चेन्नई की उड़ान के दौरान पाम बीच बीच में झपकी लेती रही। उसके विचार बार बार मार्ग की ओर लौट रहे थे। उसे आईसीयू बेड पर उन सभी ट्यूबों और सेंसरों के साथ देखना आसान नहीं था। सीबीटीटी की टीम पूरी ताकत से अस्पताल में थी। वह उनके साथ सुरक्षित रहेगा। मार्क के सर्जन ने भी पुष्टि की थी कि वह स्थिर है। हमें बस उसे आराम करने और घाव भरने की अनुमति देने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा था। क्या मुझे मार्क को इस हालत में छोड़ देना चाहिए? पाम ने सोचा। चिंता मत करो, मार्क की सचिव ने उससे कहा। मैं तुम्हें उसकी प्रगति के बारे में बताती रहूंगी। उसकी आंखों में एक जानकार नजर थी, एक ऐसी नजर जो ये संकेत दे रही थी कि वह जानती थी कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन ये एक अनुमोदन वाली नजर थी, एक दयालु माता पिता की तरह। उसे वही कार और ड्राइवर मिला जिससे उसे पहले एयरपोर्ट से पहुंचाया था। घनी दाढ़ी वाले ड्राइवर ने मुस्कुराकर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अजीब लग रहा था। वह उसे पहचान नहीं पाई। पिछली बार की तरह उसने उसे बार बार रियर व्यू मिरर में उसे देखते हुए पाया। वह 2 घंटे बाद कांची में राव के घर पहुंची। कार के रुकते ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक तो ये कि अकादमी का मुख्य द्वार जो आमतौर पर जंग लगे ताले से बंद रहता था, अब खुला पड़ा था। गेट के नीचे की घास फूस उखड़ी हुई थी, जो साफ तौर पर संकेत दे रही थी कि इसे काफी समय के बाद खोला गया था। नो ट्रेसपासिंग का बोर्ड जमीन पर पड़ा था। पाम ने सावधानी से घुमावदार रास्ते से राव की झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाया। वे धीरे धीरे घर के पास पहुंची। उसकी इंद्रियां संभावित खतरे के प्रति सचेत थीं। मुख्य द्वार थोड़ा खुला था। राव या अनु से बिल्कुल अलग वे अपनी निजता की महत्व देते थे। वे चुपके से अंदर गई, जैसे राव को उम्मीद थी कि उस पर हमला होगा। लेकिन वहां एकदम सन्नाटा था। उसने खुद को कोसा कि उसने पिछली रात की रोशनी की बजाय सुबह की रोशनी का इस्तेमाल किया। शायद मैं इसे रोक सकती थी। रसोई में उसने प्लेट और टिफिन बॉक्स को फर्श पर पड़ा पाया। वह नाश्ते के बीच हुए हिस्से को सूंघने के लिए घुटनों के बल बैठी। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ दवाएं गंध का कोई निशान नहीं छोड़ती। लिविंग रूम में सोफे के पास नीले रंग की नायलॉन की रस्सी का एक स्पूल था। क्या वे उसी से बंधे थे? उसने मुख्य दरवाजे की जांच की कि कहीं उसे तोड़ा तो नहीं गया। शायद ताला तोड़ा गया था क्योंकि दरवाजा सुरक्षित था। उसने लिविंग रूम में चारों ओर देखा कि कहीं कुछ चुराया तो नहीं गया, लेकिन राव ने अपनी किताबें, पांडुलिपियां और कागजात जिस बेतरतीब ढंग से रखे थे, उसे देखते हुए ये बताना असंभव था। वह बाहर निकली और घर के चारों ओर एक त्वरित सैर की। वह बगीचे की ओर देखने वाली खिड़की के पास रुकी। नरम मिट्टी में स्पष्ट निशान थे जो उस तक जाते थे। पाम ने कोने में कुछ देखा। वे खिड़की के किनारे पर चढ़ी और उसे छुआ। मुझे पता था, एक निगरानी कैमरा।
कोई राव और अनु पर नजर रख रहा था, लेकिन क्यों और कौन? पाम ने अपने फोन पर एक ऐप सक्रिय किया और अपने फोन को कैमरे के करीब लाया। ऐप चमक उठा और धीरे से बज उठा। कैमरा एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जिसने भी इसे जोड़ा था उसे पहले से ही पता था कि वह अंदर है। बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अपहरणकर्ता अनु पर कैसे काबू पा सके, जो इतनी मजबूत और फुर्तीली थी। पाम ने अपने फोन पर एक और ऐप एक्टिवेट किया। उसे पूरी उम्मीद थी कि राव ने कांस्य पल्लव सिक्का अपने पास ही रखा होगा। वो सिक्का जो उसने सदर बाजार से खरीदा था, उसमें एक जीपीएस ट्रैकर था जिसे मार्क की ही टीम ने उसके अनुरोध पर स्थापित किया था। ऐप अचानक चालू हो गया। कांची और वंदावसनी के बीच कहीं एक स्थान ऐसा दिख रहा था। वह भाग्यशाली थी। गूगल मैप्स ने संकेत दिया कि अगर वह तुरंत चली जाए तो वह 46 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी। उसने जल्दी से घर के अंदर कैमरे और पैरों के निशानों की कुछ तस्वीरें लीं और उन्हें वीटीके को भेज दिया। उसे घर की जांच करने के लिए एक अपराध दृश्य विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। 1 मिनट के भीतर वीटीके ने सिग्नल ऐप पर वापस संदेश दिया कि वह रॉ के चेन्नई फील्ड ऑफिस को एक नज़र डालने और रिपोर्ट करने के लिए कहेगा। पुलिस बैकअप भी भेजा जा रहा था। अपना लाइव लोकेशन सक्रिय रखें, उन्होंने कहा। उस सिक्के पर जीपीएस ट्रैकर के लिए भगवान का शुक्र है। पाम ने अपने ड्राइवर को बताया कि उन्हें कहाँ जाना है। जब उसने उसे अनुमानित समय बताया तो वह हंस पड़ा। मैडम, आपके उस नक्शे में ये नहीं बताया गया है कि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं कितनी तेज़ गाड़ी चला सकता हूँ। उसने इंजन चालू करते हुए कहा। अपनी सीट बेल्ट बांध लें और मुझे धीमी गति से चलने के लिए ना कहें। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। एपिसोड 72। मैं नाकालोहो से कंटालो नामक क्षेत्र में पहुंचा। ये स्थान प्रकृति की उदारता का एक और उदाहरण था और यहाँ कई फूलों की प्रजातियां और झाड़ियां थीं। हवा में हमेशा एक सुखद सुगंध रहती थी और इसी वजह से इस क्षेत्र को इसका स्थानीय नाम मिला, गंधार या सुगंध। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ये वही सुगंधित भूमि है जिसका उल्लेख प्रज्ञाकार ने किया था, लेकिन इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा खंडहर में था, तो ये कैसे हो सकता है? गांधार का उपभाग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक प्राचीन राज्य आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इंदु दर्रे से पुलो शापुलो पहुंचा, जिसे तुवा लोग इंदु का प्रवेश द्वार मानते थे। मुझे इतने सारे मठों और स्तूपों की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखकर बहुत दुख हुआ। इंदु के पुराने धर्म फिर से प्रचलन में थे और बुद्ध का मार्ग स्पष्ट रूप से अब स्पष्ट नहीं था। ये महान राजा कनिष्क के प्रयासों के बावजूद था, जिन्होंने कई 100 साल पहले इस क्षेत्र में बुद्ध को समर्पित सबसे बेहतरीन स्तूपों में से एक का निर्माण किया था। कहानी के अनुसार राजा शिकार करने गया था। तभी एक सफेद खरगोश उसके पास आया। खरगोश उसे एक चरवाहे लड़के के पास ले गया, जो मिट्टी से एक छोटा सा स्तूप बना रहा था। लड़के ने कनिष्क को बताया कि बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि एक महान राजा एक दिन इस तरह का स्तूप बनाएगा। कनिष्क बौद्ध बन गया और तुरंत शानदार स्तूप का निर्माण शुरू कर दिया। मैंने स्तूप के खंडरों को दुख के साथ देखा। ये 200 साल पहले हुए क्रूर हुणों के हमलों का नतीजा था। ये परित्यक्त और अस्त व्यस्त पड़ा था। ये 400 फीट ऊंचा और 185 फीट चौड़ा था। मूल रूप से तांबे की डिस्क की एक अधिरचना रही होगी, जो सूरज की रोशनी में चमकती होगी।
मैं पास के एक पुराने घर की ओर चला गया। वसुबंधु की याद में जमीन में एक पट्टिका स्थापित की गई थी, जिनके लेखन का अध्ययन मैंने चीन में कई वर्षों तक किया था। यहाँ रहते थे, मुझे बहुत निराशा हुई। गांधार के एक समय के आबाद शहर और गांव लगभग वीरान हो गए थे। अधिकांश मठ खंडहर में थे, जंगली झोपड़ियां से भरे हुए। वहां केवल एक ही मठ था जो काम कर रहा था, जिसमें लगभग 50 महायान भिक्षु रहते थे। इस बर्बादी का श्रेय धुणों को दिया जाता है, जो एक खाना बदोश लुटेरे का समूह था, जो जहां भी जाता था वहां मौत और विनाश छोड़ जाता था। मैंने जो सबसे दिलचस्प चीजें खोजी, उनमें से एक गन्ना नामक फसल थी। लोग इसका मीठा रस बनाते थे, फिर वे रस को सुखाकर उसे सख्त चीनी कैंडी बनाते थे। मैंने एक नोट बनाया। मैं अपनी वापसी यात्रा पर कुछ प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि चीन के पास ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि इससे सम्राट ताइजोंग के साथ मेरी मुलाकात मधुर होगी। मैंने मनुष्य के शहर को छोड़ दिया और इंदु नदी के किनारे उदक खंडकों तक पहुंचा, जहां कोई नहीं सड़क थी, केवल गहरी घाटियां, बीच से पक्के रास्ते थे, जिनमें से कई खतरनाक थे। मेरी यात्रा साथी जो चांग ने मेरे साथ थे, अब मुझे छोड़कर चले गए। उनमें से बहुतों को पता था कि इन देशों में उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। केवल मेरे 2 शिष्य मेरे साथ रह गए, क्योंकि वह अब जीवन भर के लिए मुझसे बंधे हुए थे। हम आगे बढ़ते रहे और सुपोफस्तु नदी पर रस्सी या लोहे की जंजीरों से बने कई अस्थिर पुलों को पार किया। 73 इनमें से कई पुल वास्तव में डरावने थे, क्योंकि नीचे भयंकर गर्जन करती नदियां बह रही थीं और पानी के बीच आसानी से दिखाई देने वाली नुकीली चट्टानें थीं। हम उन पहाड़ियों पर चढ़े जिनकी सीढ़ियां अस्थिर थीं। किसी व्यक्ति के लिए अपना पैर खोना और सैकड़ों फीट नीचे गिरकर मर जाना बहुत आसान होता है। इंदु नदी के ऊपरी हिस्से में एक मठ था, जो चट्टान पर खतरनाक तरीके से बना हुआ था। भिक्षुओं ने विशेष रूप से अनुरोध किया कि मैं उन्हें मैत्रेय की 100 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा देखने और उसे श्रद्धांजलि देने का सम्मान दूं, जो भविष्य के बुद्ध हैं, जिसे लकड़ी के उकेरे गया था और जिसे सुनहरे रंग में रंगा गया था। मैं मठ की ओर बढ़ा, सावधानी से अपने पैरों की खूंटियों पर रखते हुए, जो भव्य संरचना तक ले जाती थीं। दुर्भाग्य से खूंटियों में से एक ढीली थी। मैं गिर गया और मेरी यात्रा एक अपमानजनक अंत पर आ जाती। अगर मैं अपने ऊपर एक खूंटी को पकड़कर अपनी जान बचाने में सक्षम नहीं होता। फिर से मुझे समझ आया कि मैत्रेय मुझे हर कदम पर बचा रहे थे। ये एक चमत्कार था कि मैं गिरते समय उस खूंटी को पकड़ने में सक्षम था। भिक्षुओं द्वारा खींचा गया, जिन्होंने अपने कई भाई को मेरी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांधने के लिए नीचे भेजा। मैं अब बहुत अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा था और नीचे झागदार नदी में गिरने के बारे में सोचे बिना आसानी से शेष खूंटियों को पार करने में सक्षम था। मैंने आखिरकार उटोकियाहाचा में इंदु नदी को पार कर लिया। ये एक विशाल गर्जन वाली नदी थी और जिस नाव से मैं पहुंचा था, वह हर कुछ मिनटों में पलटने को तैयार लग रही थी। लेकिन मैं सुरक्षित रूप से ताटशीलो के हेलोकी तक पहुंचा और वहां सफल रहा। ताटशीलो कई 100 साल पहले एक महान मठ और विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन इसका अधिकांश भाग हुड़ों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मुझे पता था कि दुनिया भर के छात्र यहाँ 60 से अधिक विषयों का अध्ययन करने के लिए आते थे, जिनमें संस्कृत, व्याकरण, कानून, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शामिल थे। इससे कुछ महान छात्रों और शिक्षकों में महान राजनेता शामिल थे।
जिन्होंने उस साम्राज्य का निर्माण किया जिस पर अशोक ने शासन किया, महान भाषाविद जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के कई नियम स्थापित किए, और इंदु चिकित्सा के जनक ताजशीलों की जीर्णता की स्थिति को देखकर मुझे दुख हुआ, ये जानते हुए कि एक समय में ये प्रतिष्ठा और उत्कृष्टता की ऊंचाई पर था। फिर मैंने संतों की सीट का दौरा किया, जो तक्षशिला के बहुत कम बचे हुए मठों में से एक है, जिसमें कई बुद्ध हैं। मैं वहां नहीं रुका, बल्कि उत्तर पूर्व की ओर चला गया और अधिक पहाड़ों पर चढ़ता हुआ और विटस्ता नदी की एक गहरी खाई से होकर काश्मीरा पहुंचने के लिए और भी अधिक रस्सी के पुलों को पार करता हुआ। मेरा स्वागत काश्मीरा के राजा के मामा ने किया। उन्हें मुझे ले जाने के लिए घोड़ों के साथ भेजा गया था। काश्मीरा का नाम इंदु की मां देवी पार्वती से लिया गया है, जिनके कई नाम थे, जिनमें काश्मीरा भी शामिल था। ये अब बौद्ध धर्म का स्वर्ग था और बौद्ध धर्म के बचे हुए कुछ केंद्रों में से एक था। ये इस तथ्य के कारण था कि लगभग 500 साल पहले महान सम्राट कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद के दौरान बौद्ध ग्रंथों की समीक्षा और सम्मेलन के लिए कश्मीर में 500 बौद्ध विद्वानों को इकट्ठा किया था। मैं वहां पहुंचकर बहुत उत्साहित था और धन्य महसूस कर रहा था। कश्मीरा की खूबसूरती देखते ही बनती थी। मैंने खुद को हरी भरी घाटियों, बर्फ से ढके पहाड़ों, कलकल करती नदियों, खुशबूदार बगीचे और हरे भरे घास के मैदानों के बीच पाया। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। मैंने रात हुसेकियालो में बिताई, जो वारामुला के पास एक मठ है। वारामुला नाम 2 शब्दों से आया है, वरा और मूल, जिसका अर्थ है सुअर और दाढ़। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान ने एक राक्षस को हराने के लिए सुअर के रूप में अवतार लिया था। सुअर के दांत ने पहाड़ में एक छेद बना दिया था, जिससे घाटी के बीचों बीच एक झील बन गई। अगले दिन मैं हाथी पर सवार होकर अधिष्ठान पहुंचा और राजा, उसके मंत्रियों और 1000 से ज्यादा भिक्षुओं ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। राजा ने मुझे 20 क्लर्क मुहैया कराए ताकि मैं उन ग्रंथों का अनुवाद कर सकूं जिन्हें मैं अपने साथ चीन ले जाना चाहता था। मैंने कश्मीरा में बस कुछ सप्ताह बिताने की योजना बनाई थी, लेकिन वहां की भूमि उतनी आकर्षक थी कि मैं 2 साल तक वहीं रुक गया। एपिसोड 73। पाम के ड्राइवर ने उसे 32 मिनट में वहां पहुंचा दिया, न कि 46 मिनट में। हालांकि ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा थी, जिसमें कई बार दुर्घटनाएं होने से बाल बचना, बार बार लेन बदलना, गलत साइड से ओवरटेक करना और लगातार हॉर्न बजाना शामिल था, जैसा कि वादा किया गया था। 81 हशकारा मठ, ये गांव बारामूला से 2 मील दक्षिण पूर्व में बीस नदी के तट पर उसके रूप में आज भी मौजूद है। उसने कोई शिकायत नहीं की और उसे जो करना था करने दिया। एकमात्र बार जब उससे डांटने का मन हुआ तो वह तब था जब उसने घास का एक बंडल लेकर जा रहे एक साइकिल सवार को अपना संतुलन खोकर सड़क के किनारे गिरा दिया था। पूरी यात्रा के दौरान पाम वीटीके के संपर्क में रही, जिसकी चेन्नई टीम ने पहले ही राव के घर की तलाशी शुरू कर दी थी। उन्होंने कई छोटे गांवों और कस्बों को पार किया जिनके नाम पाम को उच्चारण करने में मुश्किल थे, जैसे अयंगर कुलम, महाजनबक्कम और थेनातुंगुर। उसने लोगों को अपने दैनिक जीवन में व्यस्त देखा, सड़क किनारे की दुकानों पर कॉफी पीते हुए, अपना सामान सजाते हुए या सफाई करते हुए। उनके जीवन में एक साधारणता थी जिसे पाम ने पिछले कुछ दिनों में देखी गई हिंसा के बाद शांत पाया। कांची और वर्डामंगलम के बीच कहीं जीपीएस ट्रैकर ऐप बजने लगा, एक स्पष्ट संकेत कि उन्हें मुख्य सड़क से मुड़ने की जरूरत है।
कई बार बाएं और दाएं मुड़ने के बाद वे एक सुनसान शेड में पहुंचे जो एक पर्यटक कद्दू के खेत जैसा लग रहा था। शेड की नालीदार छत पूरी तरह से जंग खा चुकी थी और गिर गई थी, जिससे बड़े बड़े छेद हो गए थे। इन छेदों से धातु की चादरों को सहारा देने वाली लकड़ी की बीम दिखाई दे रही थी। उनमें से कुछ गिर गई थीं। साइड की दीवारों की ईंटें मलबे के ढेर में ढह गई थीं और संरचना को थामे रखने वाली एकमात्र चीज अस्थायी बांस की मचान लग रही थी। पाम ने सोचा कि किसी को बंदी बनाकर रखने के लिए यह आदर्श स्थान होगा। उसने अपने ड्राइवर से कुछ दूरी पर कार रोकने को कहा और अपने रास्ते पर एक टायर के निशान देखकर आगे बढ़ी। वहां दो तरह के निशान थे। क्या उन्हें यहां लाने वाली गाड़ी पहले ही जा चुकी थी? वे शेड में घुस गई और प्रवेश बिंदु के पास अवरोध के रूप में रखी गई कुछ जंग लगी धातु की चादरों को एक तरफ ढकेल दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने वीटी के द्वारा भेजी गई बंदूक को पीछे छोड़कर समझदारी दिखाई थी। वह अंदर चली गई, सावधानी से, लेकिन जगह खाली लग रही थी। उसने हर कोने की जांच की और हर कबाड़ के पीछे देखा। उसने बाहर भी एक त्वरित चक्कर लगाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई घात लगाने की संभावना नहीं थी। वह राव और अनु की मौजूदगी के संकेतों की तलाश करने लगी। सुराग साफ दिख रहे थे। मिट्टी के फर्श पर दो स्पष्ट स्थान थे। वहां से आगे और पीछे कई पैरों के निशान थे। वह जमीन को करीब से देखने के लिए नीचे झुकी। उसने अपने फोन पर ऐप को देखा जो बहुत तेज आवाज में बज रहा था। वह सिक्का कहाँ है? उसने अपने हाथ फर्श पर फैली सूखी मिट्टी की मोटी परत पर फिराए और पाया कि वह आधा दबा हुआ था। चेन टूटी हुई थी, शायद तब जब राव को वहां फेंका जा रहा था या वापस ऊपर उठाया जा रहा था। लेकिन वो कहाँ था? अनु कहाँ थी? क्या उन्हें मार दिया गया था? जीपीएस के बिना वे उन्हें कैसे ट्रैक करेगी? उसने देव को फोन करने की कोशिश की। आखिरकार वह वही था जिसने उसे शुरू में कांची एकेडमी के बारे में बताया था, लेकिन उसका फोन या तो बंद था या नेटवर्क कवरेज से बाहर था। जब वह उसे मैसेज करने वाली थी तभी उसकी स्क्रीन पर एक और कॉल चमक रही थी। ये वीटीके था। वीटीके ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे अंदाजा है कि वह कहाँ हो सकते हैं। पाम ने अपनी हथेली में रखे सिक्के को देखते हुए पूछा, कहाँ? हमारे एजेंटों को हनुमान मंदिर के पुजारी द्वारा लिखा गया एक पत्र मिला है जो आपके पास ही है। संजीवरिया हनुमान मंदिर। पुजारी ने राव को पत्र लिखकर चिंता न करने को कहा था और बताया था कि उनका प्रसाद सुरक्षित है। मंदिर ऐसा लगता है कि राव और उनकी बेटी अक्सर वहां जाते थे। इसका कोई संबंध हो सकता है। आपको वहां जाना चाहिए। मैं पुलिस बैकअप को वहां आपसे मिलने के लिए भेज रहा हूं। मैं वहां कैसे पहुंचूं? पाम ने पूछा। आपको वापस मुड़ना होगा और उसी सड़क पर कांची की ओर वापस जाना होगा। पलार ब्रिज पहुंचने से ठीक पहले आपको मंदिर दिखाई देगा। मैं आपको निर्देशांक भेज रहा हूं क्योंकि जीपीएस सिक्का किसी काम नहीं है। पाम ने फोन रख दिया और अपनी कार की ओर भागी और गाड़ी में बैठते ही उसे रास्ता समझाया। एक बार जब वह अंदर बैठ गई तो वह रुक गई। वीटीके को कैसे पता चला कि मैंने राव को जो सिक्का दिया था उसमें जीपीएस ट्रैकर है? मैंने कभी उससे इस बारे में बात नहीं की। और उसे कैसे पता कि ये अब उपयोगी नहीं है? एपिसोड 74। पाम मंदिर जा रही थी तभी मार्ग के सचिव ने फोन किया। वे ठीक है। डॉक्टरों को लगता है कि वे उसे कुछ दिनों में आईसीयू से निकालकर प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं आपको सूचित करती रहूंगी। पाम ने राहत की सांस ली। उसका ड्राइवर पहले भी मंदिर आ चुका था। बहुत मशहूर जगह है मैडम, उसने कहा। दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा लोग वहां नहीं जाते,
ये सुनसान लगता है, लेकिन यह भारत के सबसे अच्छे हनुमान मंदिरों में से एक है। खंभों पर हनुमान के 85 अलग-अलग स्वरूप हैं। पाम ने ध्यान भटकाकर सब सुन लिया, लेकिन उसका ध्यान राव और अनु पर था। उसने उम्मीद जताई कि पिता और बेटी सुरक्षित होंगे। हनुमान मंदिर भी एक मृत अंत साबित हो सकता था। आखिरकार वे अपनी हरकतें पूरी तरह से एक पुजारी के पत्र पर आधारित कर रहे थे। क्या होगा अगर इसका उनके अपहरण से कोई लेना देना हो? और राव ने पुजारी के पास जो तथाकथित प्रसाद छोड़ा था, वह क्या था? वीटीके को उसके चिप सक्षम सिक्के के बारे में पता था, जो उसे परेशान कर रहा था। क्या मार्क की टीम ने कोई लीक थी? क्या जीपीएस माइक्रोचिप लगाने वाला तकनीशियन जानकारी दे रहा था? और क्या वे वीटीके पर भरोसा कर सकती थी? वह चाहता था कि मार्क उसे बताए कि वह क्या कर रहा है। उसके इर्द गिर्द सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए थे। क्या उसे मार्क पर नजर रखनी थी? उसके मोबाइल ने फिर से बीप की। ये एक इनक्रिप्टेड संदेश था, हैरम जनरल जय ठाकुर का। आपको ये देखना होगा, पाठ में कहा गया था। कुछ सेकंड बाद एक और संदेश आया, जिसमें एक तस्वीर थी। हाई डेफिनेशन जूम लेंस से ली गई तस्वीर में जनपद में एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक के साथ मार्क की मुलाकात की निगरानी तस्वीरें दिखाई गईं। ये स्पष्ट था कि तस्वीर दुकान की कांच के दरवाजे के माध्यम से ली गई थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति मार्क था। दोनों व्यक्तियों को हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता था। ये क्या है? उसने जवाब में लिखा। ठाकुर ने बताया, दुकान के मालिक पर तस्करी रैकेट के चलते सीबीआई ने निगरानी रखी थी। ये कैसा तस्करी रैकेट है? ठाकुर ने उसे फोन किया। बिना किसी विनम्रता के उन्होंने कहा, ज्यादातर भारत, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम की प्राचीन वस्तुएं मार्क को इस आदमी से मिलते हुए पाया गया है। गोलीबारी की घटना के कारण ये संबंध सामने आया है। सीबीआई जांचकर्ता कुमार ने देखा कि पीड़ित मार्क इस तस्वीर में दिख रहे आदमी जैसा दिखता है। तो क्या हुआ? पाम ने पूछा। हो सकता है वह दुकान पर कुछ खरीद रहा हो। इससे ये साबित नहीं होता कि मार्क किसी संदिग्ध काम में शामिल है। उसे कुछ खटक रहा था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने खुद को मजबूर किया और मार्क के बारे में कोई भी संदेह ना रहे। कुछ संदेह है कि चीनी मूल के मालिक का विदेशी खुफिया एजेंसियों से संबंध हो सकता है। वह कुछ दिन पहले गायब हो गया था। जांच से पता चला कि उसे सियोल जाने वाली फ्लाइट में बुक किया गया था। सच कहूं तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मार्क ने संबंध में कोई समस्या है या नहीं, लेकिन आपको ये भी नहीं बता सकता कि कोई समस्या नहीं है। और यही कारण है कि मैं चिंतित हूँ। हम सभी के खातिर उससे सावधान रहें। अपने बीच थोड़ी दूरी बनाए रखें और कोई भी नई जानकारी उसके साथ साझा ना करें। वैसे भी इस समय अस्पताल में है, इसलिए आपकी अनुपस्थिति संदिग्ध नहीं होगी। उसने फोन काट दिया। पाम इस खुलासे से हैरान रह गई। उसे पता था कि उसे चेतावनी को गंभीरता से लेना होगा। मार्क का अतीत उतार चढ़ाव भरा रहा था और वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। शूटर को कैसे पता था कि उस रात मार्क और मैं कहाँ होंगे? क्या मैं निगरानी में थी या मार्क ने किसी को सूचना दी थी? क्या सीबीआई ने ये नहीं कहा था कि मैं लक्षित लक्ष्य हो सकती हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि मार्क किसी खतरनाक उद्देश्य से मेरे साथ घुल मिल गया हो? उसे अपने विचारों की दिशा से नफरत थी। एक पल के लिए वह बिल्कुल अकेली और असहाय महसूस करने लगी। उसने अपना ध्यान ड्राइवर और आगे की सड़क पर लगाया। हमेशा की तरह उसकी एक आंख सड़क पर और दूसरी आंख रियर व्यू मिरर पर उस पर थी। हम कितनी दूर हैं? उसने पूछा। आगे पलार ब्रिज है, ड्राइवर ने गाय से बचने के लिए ब्रेक लगाते हुए कहा। हम पुल पर पहुंचने से पहले मंदिर देखेंगे।
इसे मिस नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इस क्षेत्र की सबसे ऊंची संरचना है। हमें किसी भी समय वहां पहुंच जाना चाहिए। एपिसोड 75। वायुमंडल से बहते ऊपर एक अकेला उपग्रह रिसा-टेड ने भारत चीन सीमा की तस्वीरें ली। इनमें उन्हें पृथ्वी पर इंडो-टोरिंग स्टेशन की पृष्ठभूमि में प्रेषित किया। RISAT-2 कोई साधारण उपग्रह नहीं था। इस विशेष मशीन पर एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार इजराइल से लिए गए थे। इसे बहुत ही परिष्कृत एपर्चर ने रिसेट-2 को रात में छवियों को रिले करने में सक्षम बनाया और यहाँ तक कि सबसे खराब मौसम में की स्थिति में भी ये एक हर समय मौसम दोस्त था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की मास्टर टॉल सुविधा दक्षिण भारत के हसन में थी। रिसेट-2 से प्राप्त तस्वीरें केवल हसन के माध्यम से ही भेजी जाती थी। इसके बाद वे रक्षा मंत्रालय के एन्क्रिप्टेड नेटवर्क से होकर नई दिल्ली के राजाजी मार्ग पर स्थित एक इमारत में बने कंट्रोल रूम तक पहुंचनी थी। ये एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय था, वही इमारत जहां जनरल जय ठाकुर और उनके SOSC के डोकलाम विवाद के बाद प्रारंभिक ब्रीफिंग के लिए पाम से मुलाकात की थी। भारत की तात्कालिक चिंता वाले दोनों देश पाकिस्तान और चीन के पास सीमाओं की निगरानी के लिए अपने अपने उपग्रह थे। वास्तव में पाकिस्तान के PRSS-1 को चीन से खरीदा गया था ताकि वह भारत पर नजर रख सके। चीन के पास भी कई उपग्रह थे जो भारत पर नजर रखते थे और अंतरिक्ष में खेल में वे बहुत आगे थे। बताया जाता है कि अंतरिक्ष में उसके लगभग 280 उपग्रह थे जबकि भारत के 106 थे। चीन के पास न केवल जमीन पर बल्कि अंतरिक्ष में भी कई आंखें और कान थे। कश्मीर हाउस में नियंत्रण कक्ष के आधुनिक था जिसमें घुमावदार दीवार के साथ अर्धवृत्ताकार अवस्था में बड़ी LED स्क्रीन लगी हुई थी। प्रत्येक स्क्रीन उपग्रहों से अलग-अलग फीड प्रदान करती थी जो श्रीलंका के साथ साझा किए गए तटीय जल के अलावा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की संवेदनशील सीमाओं पर नजर रखती थी। कमरे के बीच में 10 परिष्कृत कार्यस्थान थे जिसमें से प्रत्येक एन्क्रिप्टेड फोन लाइनों में से सुसज्जित थे, जिसका उपयोग प्रमुख रक्षा कर्मियों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए किया जाता था। सभी कार्यस्थानों से दीवार पर लगे डिस्प्ले दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा हर डेस्क पर बड़े आकार के मॉनिटर लगे थे जो उन क्षेत्रों के नज़दीकी दृश्य प्रदान करते थे जिन पर व्यक्तिगत ऑपरेटर जैम इन करना था। 30 पर्यवेक्षक 8 घंटे की शिफ्ट में थे। इन बेस्ट ऑप्सेस का संचोरित जिन पर व्यक्तिगत ऑपरेटर जूम इन करना चाहते थे। 30 पर्यवेक्षक 8 घंटों की शिफ्ट में 10 इन्वेस्ट ऑप्सेस को संचालित करते थे। डॉक पर वर्ष के 365 दिन निगरानी की जाती थी। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष निगरानी के लिए 87,600 मानव घंटे खर्च करने पड़ते हैं। भारतीय नियंत्रण कक्ष ने न केवल आने वाली सूचनाओं को प्राप्त किया, उनकी निगरानी की और उनका विश्लेषण किया, बल्कि सीमाओं की रक्षा करने वाले सैन्य कर्मियों की मदद के लिए सीमाओं से उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें भी प्राप्त की। विशेष रुचि जिन चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या CPSC थी, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता था। उसका दूसरा ध्यान एक्साई चीन पर था जो भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। नियंत्रण कक्ष ने नक्सल बहुल क्षेत्रों तथा यथाकथित लाल गलियारे पर भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए नजर रखी। एक पर्यवेक्षक ने अपने टर्मिनल पर लगी तस्वीर को और करीब से देखा। उसने अपने एक सहकर्मी को दोबारा देखने के लिए बुलाया। ये क्या है? उसने स्क्रीन के ऊपर बाएं भाग की ओर इशारा करते हुए पूछा।
उस पर कई छोटी आयताकार और गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही थीं, मानो कहीं से भी नहीं आई हों। उनके सहकर्मी की आंखें टेढ़ी हो गईं। उन्हें पता था कि वे डोकलाम के चीनी हिस्से में याटोंग और त्वसोन सेक्टर को देख रहे हैं, लेकिन भंडारण संरचनाएं और एक हेलीपोर्ट अचानक कैसे उभर आए। उन्हें ये भी पता चल गया कि हेलीकॉप्टर हैंगर जैसी कोई चीज दिख रही थी। उन्होंने कहा, कई अर्धस्थायी संरचनाएं रातों रात बन गई हैं। जाहिर है कि सैनिकों और उपकरणों को देखने के लिए अविश्वसनीय। कुछ दिन पहले इनमें से कुछ भी नहीं था, सिवाय टॉर्सो नदी के पश्चिम में बनाई गई सड़क के। हम जानते हैं कि चीनियों के पास उन्नत निर्माण विधियों का उपयोग करके रातों रात निर्माण करने की क्षमता है, लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में निर्माण गतिविधि क्यों नहीं शुरू की? दूसरे व्यक्ति ने कहा, केवल एक ही संभावना है। उन्होंने रीसेट 2 के सटीक दृश्य उड़ान की दिनचर्या का नक्शा बनाया है और केवल उन घंटों के दौरान काम किया है जब हमारा पक्षी कहीं और देख रहा था। दोनों लोगों ने पठार पर जूम किया। कम से कम 100 मीटर पीछे की ढलान, डोकलाम पठार से सिर्फ 1 मील दूर। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? एक ने कहा। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। छलावरण के नीचे टेंट और वाहन बख्तरबंद कार्मिक वाहक हैं, जैसे कि पीपल्स आर्म पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले। वे मानक सेना के ट्रकों की तुलना में कहीं अधिक कुशल हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि जब चीन आगे बढ़ रहा था तब भारतीय एक बार फिर सो रहे थे। प्रधानमंत्री को तुरंत इसकी सूचना देनी होगी। समस्या ये है कि उन्हें पहले जनरल जय ठाकुर को सूचित करना होगा। तो आज के एपिसोड्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। नए एपिसोड्स के साथ मैं फिर मिलूंगी आपसे। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। ऑथर्स टॉक बाय तृष्णा। थैंक यू सो मच।